नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। ये है साल का 337वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पार दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनाली राय और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। तो समय हो चुका है आपको आपकी मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां खबर आपको सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर तक की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे और मतगणना का दौर शुरू हो चुका है 8 बजे के करीब, और चुनाव अधिकारियों ने अपनी तैयारियां बिल्कुल पूरी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू है और जैसे जैसे अब समय आगे बीतेगा वैसे वैसे नतीजे क्लियर होते हुए नजर आएंगी। अभी 10 से 11 बजे के करीब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 12 वार्डों पर हुए मतदान की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले रविवार को दिल्ली में जो है एमसीडी के 12 वार्डों पर सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग देखने को मिली थी। इस चुनाव में 51 उम्मीदवार मैदान में हैं और इस बार उपचुनाव में 38.51% मतदान दर्ज किया गया। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 143 मतदान केंद्रों के 580 बूथों पर मतदान कराया गया था और दिल्ली उपचुनाव के लिए वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। इस बार उपचुनाव का रिजल्ट ग्रेटर कैलाश, चांदनी चौक, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, संगम विहार 8, चांदनी महल, इन सभी सीटों पर देखने को मिलेगा। टोटल 12 वार्ड हैं और आज नतीजे क्लियर हो जाएंगे। तो इस बार 51 उम्मीदवारों में 26 महिला उम्मीदवार की किस्मत दांव पर है। शालीमार बाग बी वार्ड सीट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधायक बनने के बाद खाली हुई थी। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा की अनिता जैन और वहीं आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी बबीता राणा के बीच में है। भाजपा इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है क्योंकि ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सीट रही है। अशोक विहार वार्ड में भाजपा की नीलम असीजा और आपकी सीमा विकास गोयल के बीच कड़ा मुकाबला है। द्वारका वार्ड बी में मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी मनीषा सहरावत तो वहीं आप प्रत्याशी राजपाल सहरावत के बीच में है। अगर ग्रेटर कैलाश वार्ड की हम बात करें तो मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अंजुम मंडल और आप प्रत्याशी ईशना गुप्ता के बीच में है। और वहीं विनोदनगर वार्ड में भाजपा की सरला चौधरी और साथ ही आप प्रत्याशी गीता रावत के बीच में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। और मुंडका वार्ड में मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह और साथ ही आप प्रत्याशी अनिल लाकड़ा के बीच में देखने को मिल रहा है। और वहीं दिचाऊ कला वार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी रेखा रानी और साथ ही आप प्रत्याशी नीतू के बीच में देखने को मिल रहा है। संगम विहार ए वार्ड में बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी शुभ्रजीत गौतम और साथ ही आप प्रत्याशी अनुज और कांग्रेस के सुरेश चौधरी के बीच में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। तीनों का ही माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी फिलहाल मतगणना हो रही है और धीरे धीरे साफ क्लियर हो जाएगा, तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी, आखिर किसकी जीत होगी। वहीं नारायण वार्ड में भाजपा प्रत्याशी अंजुम मंडल और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजन अरोड़ा के बीच में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। दक्षिणपुरी वार्ड में भाजपा प्रत्याशी रोहिणी राज और साथ ही आप प्रत्याशी रामस्वरूप के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। चांदनी चौक वार्ड में मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी और पूर्व पार्षद रहे सुमन कुमार गुप्ता के बीच में देखने को मिल रहा है। आप प्रत्याशी हर्ष शर्मा भी जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी किसकी जीत होगी, आपकी या फिर बीजेपी की या फिर कांग्रेस की। हालांकि अभी जो मुख्य मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है और सभी की नजरें फिलहाल मतगणना पर टिकी हुई है। आखिर नतीजे क्या रहते हैं? बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने, क्योंकि अब 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होनी थी और शुरुआत भी हो चुकी है और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा वैसे वैसे जो तस्वीरें हैं वो क्लियर होंगी कि आखिर इस बार कौन जीता है। अगर पिछली बार की बात करें तो जिन 12 वार्डों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से 9 बीजेपी के पास थी और वहीं 3 की बात करें तो आपके पास थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये मुकाबला त्रिकोणीय होता है या फिर ये मुकाबला और कांटे की टक्कर जो है वो सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सिमट कर रह जाएगी या फिर कांग्रेस इसे त्रिकोणीय मुकाबला बनाती है और कांग्रेस भी इस बार इस उपचुनाव में अपने वार्ड में सीट जीतती है या फिर नहीं जीतती। ये भी बहुत बड़ी बात है और देखने वाली बात है।
बिल्कुल सोनाली, अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मतगणना देखने को मिल रही है। बात करें, तीनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी मेरी सहयोगी सोनाली ने भी बताया, पिछले चुनाव में 9 और 3 का फैक्टर देखने को मिला था, 9 बीजेपी और 3 आम आदमी पार्टी। पर इस बार बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्योंकि हम बात केंद्र की करें या बात फिर हम दिल्ली सरकार की करें, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फैक्टर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनता ये चीज देखती है हमारे काम कैसे जल्दी होंगे, कहीं फाइलें तो नहीं अटक जाएगी। तो अगर केंद्र में देखेंगे बीजेपी और दिल्ली में बीजेपी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब दिल्ली में 12 की 12 सीटें बीजेपी ले जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है और अभी फिलहाल मतगणना देखने को मिली है, क्लियर हो जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, जनता को समझ आ गया है कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। तो इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं, एमसीडी के उपचुनाव में बीजेपी नहीं आने वाली है। हमारा जो है, हम 12 की 12 सीटें लेकर जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार भी कह रही है कि हम 12 की 12 लेके जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि 9 सीटें तो बीजेपी की पहले थी, वो कह रहे हैं कि 9 पर तो हमारा कब्जा रहेगा ही और हमारी कोशिश ये रहेगी जो पिछले चुनाव में 3 सीटें हमारे हाथों से निकल गई थी, वो 3 भी हम अपने खेमे में लेकर आएंगे, तो 12 की 12 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। ये साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ रहता है, क्योंकि अभी मतगणना देखने को मिल रही है और जैसे जैसे भी समय आगे बीतेगा वैसे वैसे सभी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। अभी समय 8:30 हो रहा है, 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है, 10 से 11 बजे के करीब रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे समय बीतेगा 5 साढ़े 5 तक सभी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि ये 3-4 बजे तक की तस्वीरें क्लियर हो जाती है, पर देखने वाली बात होगी। फिलहाल सभी की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई है। ये उपचुनाव है, काफी अहम है और अब देखते हैं क्या बीजेपी 12 की 12 सीटें लेकर जाती है या फिर 50-50 देखने को मिलता है, या फिर जिस तरीके से पहले देखने को मिला था 9 और 3 का फैक्टर, वो इस बार भी देखने को मिलता है। तो अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की हवा गुणवत्ता जो है बेहद खराब श्रेणी में लगातार दर्ज की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। नेहरू नगर में AQI 436 पहुंच चुका है। वहीं चांदनी चौक में भी बुरा हाल देखने को मिल रहा है। AQI जो है 434 है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता देते हैं फिलहाल AQI कितना बना हुआ है। अगर नेहरू नगर देखें तो 436, चांदनी चौक देखें तो 434, RK पुरम में 423, विवेक विहार की बात की जाए तो यहाँ भी 400 प्लस है। अशोक विहार में 406, जहांगीरपुरी में भी 406 और वजीरपुर में भी 406 और आनंद विहार में 405, ओखला फेज 2 में 404 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वहीं सोनिया विहार में 400, बुराड़ी में 396 और साथ ही पटपड़गंज में 390 और ITO में 383 और द्वारका सेक्टर 8 में 377। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें लगातार अब इजाफा देखने को मिल रहा है। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहाँ कितना AQI है। CRRI मथुरा रोड की बात करें तो 377 है, नजफगढ़ की बात करें तो 371 है, नरेला की बात करें तो 370 है। वहीं अलीपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 354 है, लोधी रोड की बात करें तो 350 है। यानी कि दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI जो है वो 400 के पार है और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI जो है वो 300 के पार है, जिसकी वजह से अब लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होने लगी हैं प्रिया, और साथ ही साथ लोगों को गले में खराश, आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही है। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों से लगातार ये भी अपील की जा रही है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं और अगर जरूरत हो तो ही वो घर से बाहर निकले, क्योंकि बाहर की स्थिति बहुत ही खराब है और जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो रही है। वहीं डॉक्टरों की तरफ से अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी लोगों के लिए यही सलाह है कि जब जरूरत पड़े, अगर कोई जरूरी काम हो तभी वो घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर से बाहर ना निकले। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को बाहर कम निकलने की साफ तौर पर सलाह दी है और जिस तरीके से हमने आपको आपके यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। जहां पिछले दिनों में देखा गया था AQI नीचे गिरा था और अब फिर से देखने को मिल रहा है 400 पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, जो कि काफी गंभीर श्रेणी में है। और दिल्ली एनसीआर में हवा लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। स्मोक, धूल, वाहनों का धुआं और निर्माण कार्य और तापमान में गिरावट के चलते हवा जहरीली हो गई है। इसके कारण स्कूलों में जो है खासतौर पर छोटे बच्चों में खांसी की शिकायत देखने को मिल रही है। उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। हालांकि हर एक वर्ग के लोगों को ये परेशानी हो रही है। अगर हम ग्राउंड पर जाते हैं तो सभी के गलों में खराश देखने को मिल रही है। कोई सर्दी नहीं है, ये खराश जो है पॉल्यूशन की वजह से है। सरकार और प्रशासन द्वारा कई जगह पर कंस्ट्रक्शन रोकने
होने और साथ ही वाहनों पर सख्ती और AQI मॉनिटरिंग जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। और बच्चों को प्रदूषण से कैसे बचाया जा सके और आप कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। आप मास्क का प्रयोग करें, N95 मास्क पहने और बाहर निकलते समय अपने बच्चों को जरूरी मास्क पहनाएं। N95 या फिर KN95 मास्क जरूर पहनाएं। और वहीं कॉटन मास्क जो प्रयोग किए जाते हैं देखने को मिलता है, हम सड़कों पर उतरते हैं तो लोग कॉटन मास्क का बहुत प्रयोग करते हैं। ये प्रदूषण में जो है ज्यादा असरदार नहीं होता है, तो आप कोशिश करें N95 मास्क का ही प्रयोग करें। सुबह शाम बाहर ना निकलें, अपने घर पर रहें, क्योंकि लोग एक्सरसाइज करने के लिए निकलते हैं। और जब पॉल्यूशन की मात्रा देखी जाती है, जब गंभीर श्रेणी में होता है, तो सबसे ज्यादा सुबह और शाम को देखा जाता है। तो आप इस समय पर अपने घर पर रहें, जो आप एक्सरसाइज योगा कर रहे हैं वो अपने घर में ही करें। तो खेलना या दौड़ना अगर हो तो आप कोशिश करें कि दोपहर में या कमरे के अंदर ही खेलें। घर में हवा साफ रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियों को सुबह बंद रखें। कमरे में एयर प्यूरिफायर या फिर पौधा लगाएं, जैसे कि स्नेक प्लांट हो गया, पीस लिली, ये सारी चीज़ें आप अपने घर में लगा सकते हैं। बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन्फ्लुएंजा और एलर्जी की दिक्कतें कम करने के लिए हल्दी वाला दूध, गुनगुना पानी या फिर विटामिन सी से भरपूर फल आप उनको खिला सकते हैं, जैसे कि संतरा है, कीवी है, तुलसी उनको उबाल करके पिला सकते हैं या सिर्फ खिला भी सकते हैं। अदरक, शहद, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं स्कूल बैग में इन चीज़ों की व्यवस्था करें, जैसे कि मास्क आप कोशिश करें कि बच्चों को मास्क लगाकर ही आप स्कूल में भेजें। पानी की बोतल, हैंड सैनिटाइजर, स्टीम लेने के लिए छोटी आप नैपकिन भी रख सकते हैं। वहीं प्रदूषण ऐप से AQI चेक करते रहें। अगर AQI 250 से ज्यादा हो तो बच्चों को बाहर ना जाने दें। वहीं AQI 300 प्लस पर हो तो बाहर खेलना उनका बंद कर दें, बाहर उनको ना जाने दें। धूप से बचाओ, घर की सफाई करें और साथ ही साथ आपको बताएं कि गीले कपड़े का इस्तेमाल करें सफाई करने के लिए, क्योंकि जब आप सूखे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो वो धूल जो है वो उड़ता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। तो कोशिश करें कि जब आप घर में साफ सफाई कर रहे हैं तो गीले कपड़े के साथ ही आप सफाई करें। वहीं खांसी और सांस की समस्या को हल्के में ना लें। लगातार खांसी, सांस फूलना, सीने में घरघराहट, नाक बहना, तुरंत अगर ऐसी कोई परेशानी है आपको तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं। वहीं अस्थमा वाले बच्चों के लिए इनहेलर अपने पास में ही रखें। बिल्कुल, तो ये जिस तरीके से हमने बताया आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर हमने बच्चों को लेकर बताया कि आपको बच्चों के स्कूल में क्या चीज़ें रखनी चाहिए उनके बैग में जब वो स्कूल जाएं, क्या चीज़ें उनको कैरी करनी चाहिए। और साथ ही बुजुर्ग लोगों के लिए भी ये नियम है, जब आप घर से निकलते तो मास्क लगाइए। हालांकि सभी वर्ग के लोगों को इन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन लगातार गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। 400 पार आज कई इलाकों में AQI बना हुआ है। हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अशोक विहार में, जहांगीरपुरी में और वजीरपुर में, इन सभी इलाकों में जो है 400 प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में सर्दी बढ़ते ही सरकार ने विंटर एक्शन प्लान लागू कर दिया है। इस प्लान के तहत बेघरों, गरीबों और साथ ही मरीजों और बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सर्दी के दौरान बेघरों के लिए राहत सुनिश्चित करने पर खास जोर दिया गया है। राजधानी में 157 स्थायी और साथ ही 204 अस्थायी रैन बसेरे तैयार कर लिए गए हैं। तो वहीं इन सभी रैन बसेरों की कुल क्षमता की अगर बात करें तो उनकी कुल क्षमता लगभग 18,000 लोगों को रखने की है। वहीं अगर हम बात करें कि हर रैन बसेरे में बुनियादी जरूरतों की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कंबल, गद्दे, बिस्तर, बिजली की सुविधाएं, CCTV कैमरे और मच्छरों से बचाव से यंत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेघरों की सही जानकारी और निगरानी के लिए रैन बसेरा ऐप भी एक्टिव किया गया है, ताकि रियल टाइम डेटा मिल सके। अस्पतालों को भी सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मरीजों के लिए कंबल और अन्य जरूरी सामानों की कमी ना हो पाए। वहीं स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी ठंड से बचाव की विशेष तैयारियां की गई हैं। जरूरत पड़ने पर CSR की मदद लेने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में तैनात सुरक्षा गार्ड्स को ठंड से बचाने के लिए सभी सरकारी भवनों में हीटर लगाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक कर सभी तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को ठोस और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। सर्दी के तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार का ये विंटर एक्शन प्लान बेघरों से लेकर मरीजों और बच्चों तक सभी के लिए राहत देने की दिशा में एक
अहम कदम माना जा रहा है। तो अभी सरकार की तरफ से विंटर एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है, क्योंकि अब दिसंबर शुरू हो चुका है। ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे अब एक तरफ जहां पॉल्यूशन है तो दूसरी तरफ ठंड पूरी तरीके से दस्तक दे चुकी है। अब उसको लेकर ये कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे साफ तौर पर जनता को राहत मिल सके। इसको लेकर ये विंटर एक्शन प्लान लागू किए गए हैं। बात हम बेघरों की करें या गरीबों की करें या मरीजों की करें या फिर बच्चों को ठंड से बचाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण कदम है। सर्दी के दौरान बेघरों के लिए राहत सुनिश्चित करने पर खास जोर अब दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। राजधानी में 197 स्थायी और 204 अस्थायी रैन बसेरे तैयार कर दिए गए हैं। इन सभी रैन बसेरों की कुल क्षमता लगभग 18,000 लोगों को समायोजित करने की बताई जा रही है, यानी कि 18,000 लोग इन रैन बसेरों में रह सकते हैं। अब दिल्ली सरकार बिल्कुल अलर्ट है, क्योंकि सर्दियां दस्तक दे चुकी है। हर रैन बसेरे में बुनियादी जरूरतों की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे उनको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। और बात हम करें कि कंबल हो गए, गद्दे बिस्तर हो गए, बिजली की सुविधा हो गई, सीसीटीवी कैमरे हो गए, मच्छरों से बचाव के यंत्र हो गए, सभी चीजें इन रैन बसेरों में देखने को मिलेगी। क्यों कंबल और जो गद्दे हो गए, जिनसे बच्चों को, लोगों को ठंड ना लगे, बिजली की सुविधा हो गई, लाइट वाइट सभी तरीके की सुविधा मिलेगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाए। और मच्छर देखने को मिलते हैं इस मौसम में, तो सभी यंत्रों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी यंत्र वहां पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा बेघरों की सही जानकारी और निगरानी के लिए रैन बसेरा ऐप भी अब एक्टिव किए गए हैं। तो बता दें आपको कि रैन बसेरा ऐप जो है वो एक्टिव किया गया है, ताकि रियल टाइम डेटा सरकार को मिल सके, प्रशासन को मिल सके। अस्पतालों को भी सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मरीजों के लिए कंबल और अन्य जरूरी सामानों की कमी उनके लिए ना हो। वहीं स्कूली बच्चों और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भी ठंड से बचाव की विशेष तैयारियां की गई है। जरूरत पड़ने पर CSR की मदद लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें सरकारी दफ्तरों की, तो यहाँ पर तैनात सुरक्षा गार्ड्स को ठंड से बचाने के लिए सभी सरकारी भवनों में हीटर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं, यानी कि सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विंटर एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में गुमशुदा व्यक्तियों को लेकर दिल्ली पुलिस के एक नए आंकड़े ने जो है लोगों को अब चिंता में डाल दिया है। चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में जितने भी लोग लापता हो गए हैं, उनमें महिलाएं और लड़कियां कुल मामलों का लगभग 60% है। यह आंकड़ा सुरक्षा व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़ा करता है। सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच सिर्फ एक महीने में 1909 नए मामले बढ़े हैं, जो लगभग 10% की तेज बढ़ोतरी बताई जा रही है। इस दौरान 1155 महिलाएं और 754 पुरुष लापता हुए हैं, यानी महिलाओं के गायब होने के मामले पुरुष से काफी अधिक हैं। जिस तरीके से हमने ये आपको आंकड़ा बताया, सबसे कम उम्र का वर्ग 0 से 8 साल नन्हे बच्चों की गुमशुदगी के आंकड़े भी चिंताजनक बताए जा रहे हैं। 0 से 8 साल की अगर बात करें तो 339 बच्चे लापता हुए हैं। इनमें 136 लड़कियां हैं, तो वहीं 203 लड़के शामिल हैं। इनमें से 192 बच्चों को खोज लिया गया है, लेकिन 197 बच्चे आज भी लापता हैं। पिछले महीने की तुलना में इस आयु वर्ग में 35 मामलों की वृद्धि हुई है। 12 से 18 साल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जोखिम में किशोर हैं, लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति में 12 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों की है। इस समूह में कुल लापता लोगों की संख्या बढ़कर 4,535 तक पहुंच गई है। इनमें 3548 लड़कियां यानी कि 78% लड़कियां हैं और 987 लड़के यानी कि 22% लड़के भी शामिल हैं। हर 4 में 3 मामले लड़कियों से जुड़े हुए हैं, जो बेहद ही गंभीर संकेत है। वहीं पुलिस ने 3215 किशोरों को वापस ढूंढ लिया है, लेकिन 1320 नाबालिग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी तैयारियां देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अत्यधिक कड़े सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस से लेकर सभी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। पुतिन के रूट और कार्यक्रमों को कवर करने के लिए राजधानी में विशाल सुरक्षा ग्रिड तैयार किया गया है। जमीन से लेकर के आसमान तक
हर दिशा में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली में 7 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पुतिन के सबसे नजदीक 3 लेयर में केवल रूसी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी रहेंगे। इसके अलावा भारतीय सुरक्षा बलों की विशेष टीमें जैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, स्वॉट कमांडो और एनएसजी की टुकड़ियां महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात रहेंगी। पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। उनके विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। जहां वो ठहरेंगे वो होटल परिसर अब भारतीय सुरक्षा और रूसी सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त निगरानी में है। हर गतिविधि, हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट की तैयारियां भी अब जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। हालांकि तैयारियां जो है वे पूरी हो चुकी हैं। तैयार रूट प्लान के अनुसार जिन रास्तों से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा उन्हें पहले से सुरक्षित और सैनिटाइज कर लिया गया है और राजधानी के चुनिंदा इलाकों में ट्रैफिक को अस्थायी रूप से डाइवर्ट भी किया जा सकता है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए रूस की एडवांस सिक्योरिटी और साथ ही प्रोटोकॉल टीमों के 200 से ज्यादा अधिकारी बुधवार को दिल्ली आने वाले हैं और कई अधिकारी पहले से दिल्ली पहुंचकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्वाट टीमों और एंटी टेरर स्क्वाड और क्विक रिएक्शन टीमों को राजधानी में अब अलर्ट कर दिया है, तैनात कर दिया गया है। संवेदनशील जो भी स्थान है उन सभी स्थानों पर इन टीमों को अब तैनात कर दिया गया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्विलांस हो गए, सीसीटीवी कंट्रोल रूम हो गए और ये टेक्निकल रूम जितने भी हो गए, ये सभी सिस्टम अब एक्टिव कर दिए गए हैं। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अगर आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं तो रुकिए, सबसे पहले हम आपको कीमतें बता देते हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत रहने वाली है 94.77 पर लीटर, वहीं डीजल की कीमत रहने वाली है 89.97 पर लीटर और वहीं सीएनजी की कीमत रहने वाली है 77.09 पर किलोग्राम। तो वहीं अगर नोएडा की हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत 95.16 पर लीटर है। तो वहीं डीजल की अगर बात करें तो उसकी कीमत 89.18 पर लीटर है और सीएनजी की अगर बात करें तो 81.70 पर किलोग्राम है। वहीं गुरुग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमत 95.65 पर लीटर है। वहीं डीजल की अगर कीमत की बात करें तो डीजल की कीमत लगभग 88.10 प्रति लीटर है और सीएनजी की अगर बात करें तो उसकी कीमत 82.12 प्रति किलोग्राम है। तो ये है सीएनजी, पेट्रोल और डीजल के दाम आपके टीवी स्क्रीन पर। अब लगातार इन दामों में जो है ना बढ़ोतरी देखी जा रही है ना गिरावट देखी जा रही है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोना और चांदी के दाम रोजाना गिरते बढ़ते लोगों को अब हैरान कर रहे हैं। सोने चांदी के दाम तेजी से अब बढ़ रहे हैं। 10 ग्राम सोना जो है अब महंगा हो गया है। अब देखने को मिल रहा है 1,30,875 रुपए तक ये सोना पहुंच चुका है। वहीं चांदी के दाम जो है वो 1,87,900 पर केजी पहुंच गए हैं। तो ये सोने चांदी के दाम आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए हम आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतें दिखा रहे हैं। अगर गोल्ड की बात करें तो इसकी कीमत 1,30,875 पर 10 ग्राम है। वहीं चांदी की बात करें तो 1,87,900 रुपए किलोग्राम है। तो अब कार्यक्रम जो है समाप्ति के दौर में पहुंचने को है। अब जाते जाते सबसे पहले आपको आज का इतिहास बता देते हैं। आज 3 दिसंबर है, यानी कि आज ही के दिन 1925 में ग्रैंड ओले ओपरी की शुरुआत हुई थी। वहीं 1959 में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई थी। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।